नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी संजीवन लाल जी, जिन्होंने सुवामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा भी दे दिया। नौकरी के समय कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल ही में अच्छी संपत्ति भी बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी वृद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि ही ना होती। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब भी बढ़ाना था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम था वृजरानी। वही दंपत्ति का जीवनाश्रय थी। प्रताप चंद्र और वृजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई थी। आधा घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। वृजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए तो प्रताप चंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र। वृजन की माता सुशीला ने प्रताप चंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। विरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुवामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती और छाती से लगा लेती और अब उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं, प्रताप और विरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और विरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। विरजन तो दौड़कर पिता की गोद में ही जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक और खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक ना थी, परंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चिंतवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने ही को था कि विरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियां थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़ियां भी हमारी भांति बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ वे खूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से बात भी ना निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका अब संकोच गायब हो चला था, बोला, नहीं ब्रिजन, तुम्हें बुलाते हैं, ये कहानियां बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकता पूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है, उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहीं एक साधु बाबा है, रेल दौड़ती है, सन सन सन, उसका इंजन बोलता है, भग 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 भग। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कही। विरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर भी वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञान न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। विरजन ने भी समझ लिया कि ईश्वर की महिमा कोई बड़ी भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो विरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। विरजन, तो मैं भी भाषा में ही पढ़ूंगी। इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरी किताब में तो एक भी कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं?
मुंशी जी बगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था तो कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा ही खुजला रही थी कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा है ना, उसी को पढ़ना कहते हैं। विरजन, तो क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? तुम तो तोते की भांति रटती हो। विरजन, सुदांत कुमोदी पढ़ रही थी। उसे ही देखकर प्रताप ने कहा। कुछ काल में सुवामा ने द्रव्य अभाव के कारण महाराजिन, कहार और 2 महरियों को भी जवाब दे दिया, क्योंकि अब ना तो उसकी कोई आवश्यकता थी और ना ही उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई सुवामा स्वयं ही बना लेती थी, परंतु बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखिए ज्वर विद्यमान है। शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चद्दर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कर रहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी और भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है कि हाथ ही नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, यह निष्प्रह और निस्वार्थ प्रेम की प्रकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हो। आज कुछ ज्वर हुआ आया था। संध्या करके चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा है, निकाल लो। नहीं, तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप, माता तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुवामा, क्या तुम्हारे देखने से मैं दुर्बल हो गई हूँ? मुझे तो नहीं जान पड़ता। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। तुम तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? पूछते पूछते चला जाऊंगा, प्रताप ने कहा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गई। प्रताप उनकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो ना हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी कि अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढाके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंकर बोली, लल्लू, क्यों रोते हो? बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, ना बताओगे क्या? चाची जी ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही ब्रिजरानी दौड़ी और एक सांस में सुबामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो सुन पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हुई है और लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थामकर विरजन झिझोड़ने लगी। चाची, कैसा जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें ना खोली। तब वह ताक पर से तेल उतार कर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर ना मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। विरजन, चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं बेटी, दर्द नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? वह तो मेरे घर है, बहुत रोते हैं। तुम जाओ, उसके साथ खेलो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें ही हो रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुवामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने से आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पहुंचकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालीग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी काम पड़ता तो वे घर बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे वर्णा नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले में
से बाहर निकलने का ही कभी अवसर ना पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और इक्कावान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुवामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेम आधिक्य से उसे गोदी में बैठा लिया और नेत्रों में आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले चले गए थे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने अपने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था कि मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुवामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप की को गोद में बैठाकर बातें भी करते रहे। औषध साध लेते आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतः पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते कि मानो सुवामा उनकी बहन हो। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा। वह पैदल स्कूल जाता है, पैरगाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और इनकी माता दोनों सुवामा की सेवा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक ना पड़ती वहां से उठने का नाम ना लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। ना जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन वृजरानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी कि ना जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कुमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था। चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथों से पंखा छूट गया। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले से लगाकर पुचकार कर पूछा, विरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बतलाऊंगी। मेरी अच्छी विरजन, बता दो ना क्या सोच रही थी? सोचती थी कि जाओ हंसना मत, बतलाऊंगी। अच्छा ले, ना हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता। फिर वे आंखें मूंद लूंगी। किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, किसी से नहीं कहूँगी। सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुवामा ने उसे छाती से गले लगा लिया। बेटी, वह तो तेरा भाई है। हम भाई है, मैं जान गई। तुम मुझे बहू ना बनाओगी? आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। नहीं नहीं, उससे ना कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। मैं तो कह दूंगी, तुम्हें हमारी कसम, उससे ना कहना। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते, सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालन के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब विरजन का जी ही न लगता। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रदिया मेरी मुस्कुराती हुई घर से निकली और उनके हाथ में मोहर छाप लगा हुआ एक लिफाफा रखकर मुंह फेर कर हंसने लगी। सिरनाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। सरकार ही का तो है, खोले तो आप, मेहरी ने कहा। मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चलेगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला वह यह था, बाबा को विरजन का प्रणाम और पलागन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तक लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन
तन मन से एकत्र करें, विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े, प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, पूछो तो किसकी चिट्ठी है? लाओ हाथ में दो देखूं, सुशीला ने कहा। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठे बैठे बताओ जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? 50 रुपए दूध के दुबे हुए। पहले रुपया निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे, सुशीला ने कहा। मुंशी जी, मुकरने वाले तो कुछ कहता हूँ, अभी रुपए लो, ऐसा कोई टुटपुंजिया मत समझ लो। यह कहकर 10 रुपए का नोट जेब से निकाल कर दिखाए। यह कितने का नोट है? 50 रुपए का। हाथ में लेकर देख लो। ले लूंगी, कह देती हूँ। हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला, लल्लू का। लाइए नोट, अब ना मानूंगी, यह कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? वचन दिया था इसी से। तुमने बूझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ी गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो। नोट हड़पने की इच्छा है क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? लजाओ लजाओ, मुंशी जी ने कहा। सुशीला, झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गट कर आए हो ना? प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित हो गई। विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास न आया। विरजन से पूछा, क्यों बेटी, ये तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से विरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन न था, लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमोदित होती। पिता हर्ष से फूला न समाता, नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सियानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने हाथ धोने लगती तो माता मेहरियों पर बहुत क्रुद्ध होती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताक रही हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही ना आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग ना सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। क्यों, क्या सोचकर रुक जाती हो? कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुवामा, तो यह काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा ना जाएगा। सुवामा, काम करने से ही तो आता है। फूल से गाल कुम्हलाना जाएंगे? सुवामा ने हंसकर कहा, बिना फूले के मुरझाए कभी फल लगते हैं? दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, ये बूटी की भांति लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाश हो गईं, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु कर्मशः सारे कलेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। सच? प्रताप ने कहा। हाँ, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं, दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं, लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े, चट कपड़े उतार हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि ये महाशय भी बिना बुलाए पाहुन आ जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए ही भोजन बनाया था। वह उस दिन लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई, मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बनाया है, लड़कों के बीच क्यों कूद पड़े?
विरजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, विरजन ने चपातियाँ बहुत अच्छी बनाई है, नर्म, श्वेत और मीठी। प्रताप, चावल देखिए, छिटक दो तो चुन लो। मुंशी जी, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई, सालन भी बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से बोली, अब उठोगे भी कि सारी रसोई चट कर जाओगे? तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी दाल टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतिश्री ही करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरजन को पुरस्कार में दी।